हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी केवल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा 11th फिजिक्स का वेव्स, वो थोड़ा सा हटके है चैप्टर। लेकिन ये जो दो चैप्टर्स है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स, इनमें हम केवल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा मानो तकरीबन अगले एक महीने तक हम केवल गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज से एक नए चैप्टर की स्टार्ट हो रही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज से। तो देखो, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि गैस क्या होती है। तो उसके लिए हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस का पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले सॉलिड और फिर हम लिक्विड के बारे में जानेंगे और फाइनली गैस के बारे में। तो देखो, सॉलिड है, मान लो ये कोई भी सॉलिड है, मेड अप ऑफ एटम्स। सही बात है, एटम से मिलके बनेगा ना, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है। ठीक है, देखो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं ना, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। दिखाई भी दे रहा होगा, एटम्स एक दूसरे के कितने नजदीक हैं। तो एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, और इनके बीच की जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है या इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, ये वेरी स्मॉल होती है। इंटरमोलिकुलर सेपरेशन मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन या एटम्स के बीच की सेपरेशन, यह क्या होती है, स्मॉल। ठीक है, जैसे 2 एंगस्ट्रॉम होगी, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो देखो यहां पे इसका मतलब एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना, वो क्या होता है, काफी अच्छा होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो लिक्विड, जैसे मान लो वाटर है, कोई भी लिक्विड है, इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वे थोड़ी सी दूर दूर होंगे। ठीक है, रिलेटिवली यहां से थोड़ी सी दूर। तो यहां पे जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है या इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग है, वो 2 एंगस्ट्रॉम से स्लाइटली ग्रेटर होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग या सेपरेशन इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2 एंगस्ट्रॉम। ऐसा मान लो जैसे कि 2.2 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल। और हमें ये तो पता ही है 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो देखो यहां पे जो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन है लिक्विड के केस में, सॉलिड के केस से तो ज्यादा ही है, लेकिन स्लाइटली ज्यादा है। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों ही कम है काफी, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है ना, 2.2 एंगस्ट्रॉम। तो देखो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ना बिटवीन मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ लिक्विड, वो इससे तो कम ही होगा सॉलिड वाले केस से तो। ठीक है, इंटर एटॉमिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम हो जाएगा, इज लेस एज दैट इन सॉलिड्स। ठीक है, तो देखो लिक्विड्स क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, ये हमें पता है, लिक्विड्स कैन फ्लो, वाटर फ्लो कर सकता है ना। और देखो सॉलिड के केस में क्या था, एटम्स वेरी क्लोजली पैक्ड है, मतलब इनके बीच की सेपरेशन बहुत कम है, जैसे 2 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, तो यहां पे सॉलिड में क्या होता है, इनका डेफिनेट शेप होती है और साइज दोनों ही डेफिनेट होती हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड के केस में साइज तो डेफिनेट होगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगी, हैविंग डेफिनेट साइज बट नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, अब पानी को ले लो, उसको आप जिस कंटेनर में डाल दोगे वो उसी की शेप ले लेगा, तो साइज तो डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है इन केस ऑफ लिक्विड्स। अब आओ गैस में, गैस क्या होती है, तो देखो मान लो ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, जैसे अब ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, कोई भी गैस है। यहां पे देखो क्या होता है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, इनके बीच की सेपरेशन काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स, सेपरेशन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज रिलेटिवली हाई। ठीक है, इन दोनों से काफी ज्यादा है, वैसे वो भी कम ही है, इज रिलेटिवली हाई। जैसे अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, जैसे कि 10 एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये रैंडम मोशन में रहते हैं विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन से मोशन में रहते हैं। ठीक है, ऐसे रैंडम मोशन में विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन से ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये फ्री है, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ऐसे मूव करते रहते हैं। और देखो यहां पे जो इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम ही होगा, क्योंकि यहां पे देखो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन ज्यादा है। अगर इन दोनों से कंपेयर करते हो तो इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन will be less as that of solids, liquids। ठीक है, और देखो गैस को ना हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैस का जो साइज है वो फिक्स नहीं है और शेप भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप कोमा साइज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों में हम गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें गैस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस वो क्या होती है।
दोनों चैप्टर्स में हम आइडियल गैस को ही लेके चलेंगे, ठीक है। गैस क्या होगी, आइडियल या परफेक्ट, कुछ भी बोल दो, लेकिन वो होती क्या है, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। आइडियल गैस बोल दो या परफेक्ट गैस। ये कौन सी गैस है, मतलब गैस विच फॉलोज स्ट्रिक्टली ऑल गैसियस लॉज। नेक्स्ट चैप्टर में हम गैसियस लॉज को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गेलुसैक लॉ हो गया। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैक लॉ, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, एटसेट्रा। ये जो गैस के लॉज होते हैं ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैक लॉ, एटसेट्रा, दो और हैं। तो कोई गैस इन पांचों गैस के लॉज को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ना, तो वो गैस कौन सी कहलाएगी, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या होंगे। नंबर 1 है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। Size of molecules is very small as compared to separation between molecules। अब इसको समझे तो देखो, मॉलिक्यूल का साइज किससे पता चलेगा, एक तरह से ऐसा मान लो मॉलिक्यूल के डायमीटर से, ठीक है। तो आइडियल गैस की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, जो मॉलिक्यूल का साइज होगा ना वो वेरी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मतलब देखो ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे ही मैंने क्यों बनाए अभी समझ में आएगा। तो देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है आइडियल गैस की, मॉलिक्यूल का साइज वेरी स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जैसे कि दिखाई भी दे रहा है, सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स तो इतनी है, और देखो यहां पे इस गैस के मॉलिक्यूल का साइज मैंने कितना छोटा बनाया है ना, बिल्कुल पॉइंट से, तो ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं इसी चीज को। वो कैसे, वॉल्यूम occupied by gas molecules will be much smaller than volume of gas। तो देखो ये कंटेनर, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि रैंडमली मोशन में होते हैं, विद डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डायरेक्शन में लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है। एक जगह पे नहीं होते, ध्यान रहे। तो देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स विल बी मच स्मॉलर देन, या शुड बी अच्छा होना, अच्छा लगेगा, शुड बी मच स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये बहुत छोटे होते हैं। आइडियल गैस की ये कैरेक्टरिस्टिक है, छोटे होने भी चाहिए, जिससे इन मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ना वो बहुत कम आएगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, या इस कंटेनर के वॉल्यूम से काफी कम आएगा। खुद सोचो, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स साइज में काफी छोटे हैं, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है, ऐसे पॉइंट है। तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या वेरी स्मॉल नहीं है एज कंपेयर टू दी
वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, वैसे तो वॉल्यूम ऑफ गैस पता क्या होता है, देखो अच्छे से समझो इसको। गैस के मॉलिक्यूल्स को मोशन के लिए कितनी जगह मिली है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, लेकिन क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स काफी छोटे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस नियरली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहां पे ये पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स शुड बी मच स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो देखो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनके द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स शुड बी मच स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आइडियल गैस की, ये क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन देम। अब इसको समझो, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करेंगे ना विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे, ठीक है, कोई ऐसे, रैंडमली मूव करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, तो सीधी सी बात है इनके बीच में कोलिजन भी होंगे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं माना जाता जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स, इनके बीच में कोलिजन होगा ना, तब इनके बीच में ऑब्वियसली इंपल्सिव फोर्स आएगा। ठीक है, तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन देम। इसका मतलब मुझे यहां से क्या पता चला, जो इस गैस की जो टोटल एनर्जी होगी ना, जिसको मैं इंटरनल एनर्जी बोलता हूं, टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी बोलते हैं जिसको, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, वो क्या होगी, सारी की सारी विल बी एंटायरली काइनेटिक। ठीक है, तो देखो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक्सेप्ट कोलिजन बिटवीन देम। ठीक है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन देम, जब गैस के बीच, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा ना, उसको छोड़ के इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन माना जाता। ठीक है, तो इसका मतलब जो गैस की जो टोटल एनर्जी होगी ना, जिसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, वो सारी की सारी क्या होती है, काइनेटिक। ठीक है, यहां से ये कंक्लूजन निकलता है। तो देखो इन रियलिटी कोई गैस आइडियल या परफेक्ट नहीं होती। इन रियलिटी नो गैस इज आइडियल, कोई आइडियल गैस नहीं होती वास्तविकता में। ठीक है, कोई परफेक्ट गैस नहीं होती, कोई आइडियल गैस नहीं होती वास्तविकता में। लेकिन एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, मतलब गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो और गैस का प्रेशर क्या हो, कम हो, टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम हो, तो सम गैसेज, कुछ गैस हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
ये कैसा बिहेवियर शो करती हैं आइडियल गैस का, ठीक है। शोज बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। वैसे तो कोई गैस आइडियल नहीं होती, मतलब कोई गैस परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ गैसेज हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर इन गैसेज का टेम्परेचर ज्यादा हो, प्रेशर कम हो, तो ये गैसेज आइडियल गैस का बिहेवियर शो कर सकती हैं, ठीक है। वैसे हकीकत में अगर बात की जाए, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। इन रियलिटी कोई गैस आइडियल नहीं होती। इसका मतलब क्या होती है, रियल गैस होती है वो, ठीक है। इन रियलिटी ऑल गैसेज आर रियल। लेकिन कुछ गैसेज हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एट लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, अप टू ए फेयर डिग्री, ये आइडियल गैस का बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। मतलब नियरली आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं कुछ गैसेज, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, एट लो प्रेशर और एट ए हाई टेम्परेचर। तो अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे हम एसटीपी कंडीशन, एनटीपी कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एसटीपी एंड एनटीपी कंडीशंस। सबसे पहले एसटीपी कंडीशन को पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको दिया पाएगा कोई गैस एसटीपी कंडीशन पे है या एनटीपी कंडीशन पे है, ठीक है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब देखो एसटीपी कंडीशन क्या होती है। टेम्परेचर तो हो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक तरह से 273 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऐसे ही एनटीपी कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर कितना हो, 20 डिग्री सेल्सियस या 293 केल्विन, और प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, एसटीपी कंडीशन और एनटीपी। ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में कभी ऐसा दिया होगा कि गैस एसटीपी कंडीशन पे है या एनटीपी कंडीशन पे है, ठीक है। अब हम कुछ अजम्पशंस को पढ़ेंगे जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमें मान के चलेंगे, ठीक है। assumptions of kinetic theory of gases। कुछ assumptions हैं उनको मान के चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट assumption देखो, फर्स्ट assumption क्या कहती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो क्या होंगे, वेरी स्मॉल इन साइज और स्फेरिकल। गैस मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल होगा, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, और स्मूथ स्फेरिकल होगा, स्मूथ स्फीयर होगा। मतलब मान लो कोई गैस का मॉलिक्यूल है, पहली बात तो वो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल मान के चलेंगे हम गैस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल का साइज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और ये जो गैस का मॉलिक्यूल होगा ना जो कि स्फेरिकल होगा, ये एक तरह से स्मूथ स्फीयर मान के चलेंगे हम, ठीक है। सबसे पहली अजम्पशन तो ये। दूसरी अजम्पशन देखो, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स,
मतलब एक तरह से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस molecules should be या will be much lesser than volume of gas। ठीक है, मतलब देखो मान लो ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैं इन गैस के मॉलिक्यूल्स को बहुत छोटा मानूंगा। ठीक है, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस वो क्या होता है, इन गैस के मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए कितनी जगह अवेलेबल है या कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, ये है ना। और देखो गैस के मॉलिक्यूल्स काफी छोटे माने हैं मैंने, तो इसका मतलब एक तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस लगभग किसके बराबर हो जाएगा, इससे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो मैं यहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स को बहुत छोटा मान के चलूंगा, वेरी स्मॉल और स्फेरिकल, वेरी स्मॉल इन साइज और स्मूथ स्फीयर्स। ठीक है, तो देखो ये मैं इनको बहुत छोटा मान के चला हूं साइज में गैस के मॉलिक्यूल्स को, और ऐसा होता भी है। उससे क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ना, वो ऑब्वियसली विल बी मच मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल्स काफी छोटे हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उस कंटेनर का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स विल बी मच लेसर देन या मच स्मॉल देन वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये रैंडम मोशन में होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स विल बी इन रैंडम मोशन। इसका मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल कुछ v1 स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये कुछ इसे v2 स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये कुछ ऐसे v3 स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और रैंडमली, स्ट्रेट नहीं, रैंडमली ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है ना, स्पीड का ऑर्डर वो 500 मीटर पर सेकंड होता है। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, वो क्या होता है 500 मीटर पर सेकंड के आसपास। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में, इसका मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे विद डिफरेंट स्पीड्स v1 v2 v3, लेकिन इनका ऑर्डर जो होगा ना v1 v2 v3 500 मीटर पर सेकंड के आसपास होगा। ठीक है, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को भी ओबे करते हैं, ये भी अजम्पशन है, ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखो फोर्थ जो अजम्पशन है वो क्या है, यहां पे है ना मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करूंगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, यहां पे मैं ग्रेविटी को मान के नहीं चलूंगा। ठीक है, ग्रेविटी नाम की कोई चीज यहां पे मैं कंसीडर करके नहीं चलूंगा इस पूरे चैप्टर में, नियरली पूरे चैप्टर में। ठीक है, और फिफ्थ जो अजम्पशन है वो क्या है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है ना, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between molecules of gas except during collisions।
तो देखो गैस के मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन में है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन भी होगा, तो केवल ड्यूरिंग कोलिजन ऑब्वियसली गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंपल्सिव फोर्स आएगा, ठीक है। लेकिन वैसे इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं माना जाता, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन माना जाता, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, जो गैस की जो टोटल एनर्जी होगी ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल बी एंटायरली काइनेटिक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो अजम्पशन है, अब अजम्पशन नंबर 6, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में कोलिजन भी होगा, और गैस के मॉलिक्यूल्स का किसके साथ भी कोलिजन होगा, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी, ठीक है। तो जो 6th अजम्पशन है वो क्या है, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बोल दो, या कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो हम क्या मान के चलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, विल बी परफेक्टली इलास्टिक। देखो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है ना, तो इनके बीच में कोलिजन भी होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन, उसको हम क्या मान के चलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और गैस के मॉलिक्यूल्स का इस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलिजन होगा, वो भी हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो 7th अजम्पशन वो क्या है, जो मोलिक्यूलर डेंसिटी है ना, या डेंसिटी ऑफ गैस जिसको बोलते हैं, वो थ्रू आउट गैस वो क्या रहेगी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे। मोलिक्यूलर डेंसिटी ऑफ गैस विल बी सेम थ्रू आउट गैस। तो इसको कैसे समझा रहा हूं, मान लो ये कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, तो कुछ ऐसे होंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, तो देख सकते हो, फील भी कर सकते हो, जो मोलिकुलर डेंसिटी है थ्रू आउट गैस वो क्या सेम है, ठीक है। हम ऐसा मान के चलेंगे, मोलिकुलर डेंसिटी ऑफ गैस, या जिसको डेंसिटी ऑफ गैस भी बोलते हैं, वो थ्रू आउट गैस सेम मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो हमारी जो लास्ट अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, वो क्या है, ये जो कोलिजन होगा ना बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये क्या होंगे, इंस्टेंटेनियस कोलिजन होगा, इंस्टेंटेनियस कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब समझो, तो देखो मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये ऐसे आया, इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराया, ठीक है, और यही गैस का मॉलिक्यूल फिर ऐसे गया, मान लो, ठीक है। तो ये जो कोलिजन होगा ना गैस के इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस कोलिजन। अब इसका मतलब समझो, ये जो दो सक्सेसिव कोलिजन हुए हैं गैस के इस मॉलिक्यूल के, इसके साथ पहला और दूसरा इसके साथ, ये जो टाइम है ना, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोलिजन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो देखो गैस का ये मॉलिक्यूल ऐसे चला, इसके इस मॉलिक्यूल के साथ टकराया, इसके साथ पहला कोलिजन हुआ, फिर ये गैस मॉलिक्यूल इस तरफ मुड़ गया, वही वाला टकरा के, फिर इस गैस के मॉलिक्यूल का इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगा। तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये जो टाइम इंटरवल है ना, ये काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू
कोलिजन इंटरवल, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन जो इंटरवल होता है ना उससे काफी ज्यादा होगा। तो इसीलिए क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस कोलिजन होंगे बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पूरे चैप्टर में वही चलेगी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब यहां पे पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, वी वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर ऑफ गैस, ऑब्वियसली यहां पे केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसकी वैल्यू को अभी हम ड्राइव भी करेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की ये जो वैल्यू है ना अभी थोड़ी देर में ड्राइव भी करेंगे। लेकिन ये याद रखो कि आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है, Pv is equal to nRT, P pressure of gas, V volume of gas, N number of moles of gas, R universal gas constant, जिसकी वैल्यू ये होती है T temperature of gas। अब देखो वॉल्यूम ऑफ गैस वो क्या होता है, तो देखो मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर में गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये गैस के मॉलिक्यूल्स, ये बात तो है कि रैंडम मोशन में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत कम मान के चलते हैं, जैसा कि दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने पॉइंट से शो किया गैस के मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस ये क्या होता है, एक तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स को कितनी जगह मिली है मोशन के लिए, ठीक है, स्पेस फॉर मोशन, स्पेस मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर मोशन, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स को मोशन के लिए कितनी जगह मिली है वो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ये कंटेनर है जिसके अंदर ये गैस भरी हुई है, ये क्या हो गया, पूरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज हम बहुत कम मान के चलते हैं, बहुत 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 कम, ठीक है। तो एक तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस नियरली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर हो जाता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज हमें बहुत बहुत कम मान के चलते हैं। तभी तो पॉइंट से शो किया हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस हम यहां पे क्या लेके चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में वो गैस भरी हुई है ना उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं, जैसे मोलिकुलर वेट क्या होता है उसको समझते हैं हम। जैसे देखो मान लो मेरे पास ये ऑक्सीजन का एटम है, इसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, 16, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि मास नंबर जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है, 16, ठीक है। तो अब देखो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, Na, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर।
ठीक है। तो देखो यहां पे जो मोलिक्यूलर वेट आएगा ना फॉर ऑक्सीजन एटम, मोलिकुलर वेट जिसको हम एम नोट से शो करेंगे फॉर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। O2 नहीं है, ऑक्सीजन गैस नहीं है, ऑक्सीजन एटम है। ये कितना आएगा 16 ग्राम बोलेंगे इसको, ठीक है। वैसे तो इसको बोला जाता है 16 ग्राम पर मोल। अब देखो मोल एक क्वांटिटी है, 1 मोल किसके बराबर होता है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। मतलब कोई भी सॉलिड हो या कोई भी लिक्विड हो या कोई भी गैस हो, अगर उसके 1 मोल की बात की जाए ना तो उसका मतलब उस सॉलिड के अंदर इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। और देखो मोलिकुलर वेट एम नोट की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन एटम वो कितनी होगी 16 ग्राम। इसको 16 ग्राम पर मोल क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब समझो। अब मान लो मेरे पास ये कंटेनर है जिसमें ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस नहीं, केवल ओ एटम्स है, ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है। और मान लो इन एटम्स की जो संख्या है ना 1 2 3 4 5, ये कितनी है एटम्स की संख्या, मान लो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। कितने एटम्स हैं उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। और वो मान लो यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। तो इसका मतलब ये 1 मोल हो गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पे ध्यान रखिए ऑक्सीजन गैस नहीं है, ठीक है। और मोलिकुलर वेट एम नोट की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन एटम वो होती है जो ये मास नंबर होता है ना वो उतने ग्राम पर मोल। अब मेरे पास ऑक्सीजन के एटम्स है, केवल गैस नहीं है, ध्यान रहे O, ठीक है। O2 नहीं है, गैस नहीं है। मान लो ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या ये है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर N इज इक्वल टू Na। इसको बोलेंगे 1 मोल है, अमाउंट ऑफ ये सब्सटेंस से कितना 1 मोल। तो इन सभी ऑक्सीजन के मासेस का सम वो पक्का आपको 16 ग्राम मिलेगा। मतलब देखो ऑक्सीजन का एक ये एटम, एक ये सभी एटम्स का मास सेम होगा ऑब्वियसली, ऑक्सीजन के सभी एटम्स का। इन एटम्स के मास का सम ये जो कि कितने एटम्स हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, वो कितना मिलेगा आपको 16 ग्राम, ठीक है। तो अब आपको यहां से पता चल गया होगा मोलिकुलर वेट का मतलब क्या होता है। ये तो था केवल ऑक्सीजन एटम, मान लो ऑक्सीजन गैस है O2, ऑक्सीजन गैस। तो यहां पे मास नंबर कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स है ना 32। तो ऑक्सीजन गैस के लिए जो मोलिकुलर वेट आएगा एम नोट की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन गैस O2 वो कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरे पास कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है O2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। O2 और मान लो ये 1 मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस है। ये ध्यान में देखो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सॉलिड हो, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी गैस हो, उसके कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो मान लो ये 1 मोल ऑक्सीजन गैस भरी हुई है इस कंटेनर के अंदर, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है। ऑब्वियसली इन सभी मॉलिक्यूल्स
का मास सेम होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। और ये जो 6.022 इंटू में 10⁻23 और 2 के मॉलिक्यूल्स है ना, इनका जो टोटल मास आएगा, टोटल मास वो यहां पे कितना आएगा, पक्का 32 ग्राम मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोल क्या चीज होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैस हो। हालांकि इस चैप्टर में तो हम गैस को ही पढ़ेंगे। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड लिक्विड या गैस, उसमें कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सब्सटेंस के, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे केवल ऑक्सीजन एटम है, गैस नहीं है, OOO, तो मास नंबर 16। तो मॉलिक्यूलर वेट फॉर ऑक्सीजन एटम वो कितना होगा, 16 ग्राम पर मोल। तो मान लो मेरे पास 1 मोल है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो ये जो सारा मास होगा ना इन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का, ये कितना होगा, 16 ग्राम। ऐसा ही यहां पे। ठीक है, तो अब आपको मोल क्या चीज होती है वो समझ में आ गया होगा। एवोगाड्रो नंबर वो क्या चीज है वो भी समझ में आ गई होगी। तो देखो, जो एवोगाड्रो नंबर है उसको Na से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और m नोट से हम मोलिकुलर वेट ऑफ गैस उसको शो करेंगे। ठीक है, और स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, और कैपिटल M टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, तो देखो, मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, इस गैस का मोलिकुलर जो वेट है वो मान लो m नोट है, और मान लो इस गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो है n। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वो कितना है, कैपिटल N, और हर मॉलिक्यूल का मास वो है स्मॉल m। तो एक तरह से कैपिटल M क्या स्मॉल m इंटू में n के बराबर नहीं हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस m नोट वो किसके बराबर होगा, स्मॉल m इंटू में Na। ठीक है, अब इसको समझिए, स्मॉल m इंटू में Na क्यों हुआ। तो देखो, मान लो मेरे पास वही गैस 1 मोल है, 1 मोल गैस, और मोलिकुलर वेट m नोट। अब मोलिकुलर वेट का मतलब समझो, इतने ग्राम पर मोल। ठीक है, m नोट ग्राम पर मोल, मोलिकुलर वेट का मतलब यही होता है ना। और 1 मोल गैस है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na। ठीक है, इस केस में जो मास ऑफ गैस आएगा, टोटल मास ऑफ गैस वो m नोट ही हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल ही गैस है मेरे पास, m नोट ग्राम पर मोल, ये मोलिकुलर वेट हो गया ना। तो ये m नोट किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तभी तो मैंने इसको लिखा है। ठीक है, और देखो, मान लो ये अभी इसी पे आओ, कितने मोल्स हैं गैस के, n मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो इस n को कैसे लिखा जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस कितना, कैपिटल M डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ गैस वो कितना, m नोट। ठीक है, और टोटल मास ऑफ गैस ये कितना, स्मॉल m इंटू में कैपिटल N डिवाइडेड बाय
मोलिकुलर वेट ऑफ गैस स्मॉल m इंटू में Na। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, और ये ध्यान रहे यहाँ पे स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ गैस कैपिटल M डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और ये किसके बराबर आया, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये जो आइडियल गैस इक्वेशन आई है PV इज इक्वल टू nRT, इसी को मैं दूसरे तरीके से सेकंड वे से इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो PV इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, और इनटू में RT। ठीक है, तो अब देखो इस V को मैं यहां पे लेगा, ये क्या होगा, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम ये क्या है V, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस ये V है। ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टोटल मास है वो कैपिटल M। तो मास बाय वॉल्यूम ये क्या होगी, डेंसिटी ऑफ गैस। तो P इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम नोट, मतलब P बाय रो इज इक्वल टू आर टी बाय एम नोट। ठीक है, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, गैस की डेंसिटी, मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, वही क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये जो PV इज इक्वल टू nRT, ये जो आइडियल गैस की इक्वेशन है, इसको सेकंड वे से भी लिख सकता हूं, P बाय रो इज इक्वल टू RT बाय एम नोट। P प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा, रो डेंसिटी ऑफ गैस, T टेम्परेचर ऑफ गैस, एम नोट मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। हालांकि इसकी इसी वैल्यू का हम ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, अब हम ड्राइव करेंगे R की वैल्यू को। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू को ड्राइव करेंगे, मतलब जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पक्का 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन ही आएगी। ठीक है, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT थी, यही थी। P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आई थी 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, T टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। ठीक है, अब हम ये जो R की वैल्यू है ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे एक तरह से। ठीक है, फैक्ट नंबर 1 देखो, इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो पहला फैक्ट है, प्रैक्टिकली हमने क्या पाया, एट STP 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइड, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम, या हैविंग, हैव 22.4 लीटर वॉल्यूम, ऐसा पाया गया। इट इज फाउंड, प्रैक्टिकली पाया गया। कोई भी गैस हो उसका वह 1 मोल होनी चाहिए बस गैस। ठीक है, तो STP पे 1 मोल ऑफ एवरी गैस,
उसका वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको, 22.4 लीटर। ये प्रैक्टिकली पाया गया, ठीक है। तो देखो एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो प्रेशर कितना होगा, एक तरह से 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर तो हो गया एसटीपी, और वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 लीटर, और 1 मोल गैस चाहे कोई भी हो, एसटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस है ना, तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर पाएगा हमेशा, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकली हमने पाया। नंबर ऑफ मोल 1, ठीक है। तो देखो 22.4 लीटर ये जो वॉल्यूम है, ये तो मीटर क्यूब में करना पड़ेगा ना, तो 22.4 इंटू में 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है। तो लीटर को मीटर क्यूब में ऐसे तो कन्वर्ट करोगे। अब इसका यूज कर दो आइडियल गैस इक्वेशन का, P 1.01 इंटू में 10⁵ इंटू में V 22.4 इंटू में 10⁻³ इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन 273 केल्विन। तो यहां से जब आप R की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये इतनी ही आएगी 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यहां से R की वैल्यू निकाल सकते हो ना। अब देखो एनटीपी पे फाइंड आउट करते हैं। एट एनटीपी 1 मोल ऑफ एवरी गैस हैविंग व्हाट वॉल्यूम, यहां पे लिखेंगे हम, ठीक है। मतलब अब एनटीपी पे चलो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, कोई भी गैस हो लेकिन 1 मोल होनी चाहिए, तो उसका उस गैस का वॉल्यूम कितना मिलेगा एनटीपी पे, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करते हैं। तो देखो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 केल्विन, ठीक है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल, ठीक है। और 1 मोल है ना गैस, गैस चाहे कोई भी हो, N कितना हो गया 1, ठीक है। P हो गया, V निकालना है, कितना वॉल्यूम होगा, N 1 हो गया। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे यहां पे पता चल गई, टेम्परेचर 293 केल्विन हो गया, ठीक है। तो P 1.01 इंटू में 10⁵ पास्कल, ये वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं बस आइडियल गैस इक्वेशन में। V जो कि फाइंड आउट करना है, N1 R 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। PV इक्वल टू NR, T टेम्परेचर 293 केल्विन, ठीक है। तो यहां से जो V आएगा ऑब्वियसली मीटर क्यूब में आएगा, और ये कितना आएगा 24 इंटू में 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इंटू में 1000 कर दोगे तो लीटर में आ जाएगा ये वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा ऑब्वियसली 24 लीटर। तो यही फाइंड आउट करना था, 24 लीटर। मतलब एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस हो लेकिन 1 मोल होनी चाहिए, तो उस गैस का कितना वॉल्यूम मिलेगा आपको, पक्का 24 लीटर ही मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें गैसियस के लॉज को पढ़ेंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।